सबका साथ सबका विकास, इस वादे के साथ नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। अगर आप इस 2 साल को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि सरकार का फोकस जो भी नीतियां बनाने में है वो युवाओं पर रहा है। चाहे आप स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टैंड अप इंडिया की बात करें, मुद्रा योजना की बात करें, या फिर जो अन्य कई सारी योजनाएं जो सरकार गठन कर रही है, जो नीति निर्माण किया जा रहा है, उसका फोकस कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो भी नीति निर्माण हुआ या फिर जो भी योजनाएं लागू की गई, उसका युवाओं को कितना फायदा मिला, युवा कितना फायदा उठा पाए इन योजनाओं का, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और जेननेक्स के आज के इस पटल पर बात इसी चीज पर होगी कि 2 साल मोदी सरकार और युवाओं को क्या कुछ मिला, क्या कुछ उन्होंने पाया, क्या कुछ युवा और चाहता है इस सरकार से। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, जो कि है सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ तुषार मित्तल जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी हैं एंड फाउंडर हैं स्टूडियोकॉन वेंचर्स के, जो कि एक स्टार्टअप है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि 2 साल के अंदर किस किस तरह की योजनाएं शुरू की गई जिसका युवाओं को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला। देश की 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। भारत एक युवा देश है और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों में ज्यादा से ज्यादा फोकस युवाओं पर देखने को मिलता है। सरकार ने देश में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से मुद्रा योजना की शुरुआत की। इसके तहत 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के लोन का वितरण किया गया। वहीं देश में युवा जॉब क्रिएटर्स बन सकें, इस मकसद से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजातियों और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिहाज से स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई। इसके तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लोन लिए जा सकते हैं। इन योजनाओं को युवाओं ने हाथों हाथ लिया। साथ ही सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, जिसका मकसद पूरी अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करना और लोगों को कंप्यूटर से जोड़ना है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत भारत में भारी निवेश आया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिला और युवाओं को रोजगार। कुल मिलाकर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाओं की शुरुआत की, उसका मकसद सबका साथ सबका विकास था और मुख्य फोकस युवा। देश के युवा आने वाले कल का भविष्य हैं और यही वजह है कि सरकार लगातार युवाओं को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बना रही है। चलिए, तो फोकस इसी बात पर है कि युवाओं को किस तरह से ज्यादा फायदा पहुंच सके। और ये जो कार्यक्रम है जेननेक्स, युवाओं का ही कार्यक्रम है, हमारे यंगस्टर्स का ही कार्यक्रम है। तो इस शो में हम यंगस्टर्स का भी स्वागत करते हैं जो कि यहाँ मौजूद है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम जेननेक्स के अंदर। सर, आपसे समझना चाहेंगे, कई सारे इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किए हैं यहाँ पे, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स है किस तरह से कनेक्ट इस समय पे जो कर रहे हैं और अब कितना कुछ और होना बाकी है इस दिशा के अंदर। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई, लेकिन अब यहाँ आगे और क्या कुछ करने बाकी है, क्योंकि हर साल मिलियंस ऑफ जो यंगस्टर्स है वो वर्कफोर्स में ऐड होने को तैयार है और यहां से सरकार को क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए, मोदी सरकार का शुरू से जो एक बहुत ही फोकस्ड इशू रहा है वो डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, और ये दोनों को उन्होंने सेंटर में रखा और ये कहा कि ये भारत को जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनसे अलग रखती है, यानी कि हमारी एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है ये दुनिया में। और उसको ही ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज का निर्माण किया, जिसमें आपने जैसे देखा कि मेक इन इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ के यूथ भी जो हमारे साथ यहाँ आज बैठे हैं युवा, वो एकदम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि इससे रोजगार का सृजन होगा और उसके साथ साथ खुद नए एंटरप्राइज क्रिएशन का भी एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। और उसके साथ साथ फिर जो 3 अलग अलग पॉलिसीज मोदी सरकार ने लाए, जिसमें खासकर स्टैंड अप इंडिया है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए। उसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया है। तो ये जो नई इनिशिएटिव्स हैं ये कहीं ना कहीं यूथ को फोकस करते हैं और जो इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक रिसोर्स है या उसकी जो एक पॉजिटिव पॉइंट है उसको लीवरेज करने की इच्छा है। जो हम बात करते हैं कि 65% आबादी जो 35 साल से कम है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट बिल्कुल करते हैं। तुषार, आपके पास आना चाहूंगा, स्टार्टअप करना जब से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, क्या अब आसान हो गया है? पहले जितना मुश्किल था, क्या अभी भी उतना मुश्किल है या फिर काफी आसान हो गया है? देखिए अरुण, मेरे हिसाब से जहां हम 2 साल की अगर सरकार की बात करें हम,
तो मेरा मानना जहां तक है कि अभी एक माहौल बनना स्टार्ट हुआ है। एक कोई भी योजना जब अनाउंस की जाती है तो उसको आने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक टाइम लगता है। सो स्पेशली व्हेन वी टॉक टू यूथ और एंटरप्रेन्योर्स सर्कल और एनीवेयर, एक होप जो मोदी सरकार ने 2 साल में क्रिएट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछले कई 2 या 3 सरकारों से, जो भी अगर आप पीछे से देखो, अगर एज वाइज भी देखो, एक जो 2 साल में एक यूथ में एक जो हमारे देश की जनता है, जो एक होप क्रिएट हुई है। चाहे आप स्टैंड अप इंडिया को लें, तो अभी स्टार्टअप इंडिया को लें, अभी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए भी पॉलिसीज आना बाकी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, लेकिन लोगों में एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। जो लोग नहीं जानते थे कि स्टार्टअप का मतलब क्या है, गांव सुदूर, आप दूर अगर देश में कहीं पे जाओ या एक स्टूडेंट से पूछो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से पूछो, हर किसी को पता है कि स्टार्टअप इंडिया जैसी कोई चीज होती है। नाउ आई कैन ऑल्सो बी अ जॉब क्रिएटर। यानी कि आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, एक उम्मीद की किरण भी जगी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, एक माहौल बनाए, एक लोगों में। सिर्फ एक आज से अगर आप 1 साल पहले, मैं आपको स्टार्टअप्स आज से 5 साल से चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने 6 या 7 साल पहले अपना बेस रखा होगा, लेकिन उनके बारे में जो डिस्कशन आज एक कॉमन ग्राउंड पे होने लगा है, जो हर स्टूडेंट के दिमाग में, गांव जगह जगह पे जहां डिस्कशन होता है, वो पिछले 6 या 8 महीने में जब से स्टार्टअप इंडिया एक पॉलिसी आई है, उसके बाद से लोग जानने लगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। और नाउ वी शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स, नॉट टू जॉब सीकर्स की बजाय आप जॉब क्रिएटर्स बन रहे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया तुषार ने, लेकिन एक चीज और इस सरकार की तरफ से हमें देखने को मिली है कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है। हमारे यंगस्टर्स लगातार सरकार के किसी भी मंत्री से कनेक्ट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उन्हें अपनी शिकायत भेज सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि ट्विटर से कनेक्टिविटी से एक गवर्नेंस का जो इश्यू आया है वो सॉर्ट आउट हुआ है, आप कनेक्ट हो रहे हैं? कितने लोग मानते हैं इस पॉइंट को? लगभग सभी। आपका क्या कुछ व्यू पॉइंट बनता है? ये जो ट्विटर पे लगातार जो सरकार एक्टिव हुई है, इससे पहले क्या आपने ऐसा कुछ पॉइंट देखा था जो इस सरकार में आपको लग रहा है एक नई चीज देखने को मिल रही है? हम अपने व्यू पॉइंट्स उन्हें दे सकते हैं और हमें रिजल्ट में फीडबैक भी मिल जाता है। वो हमें खुद से नहीं बताते, बट हमें एज अ रिजल्ट वो फीडबैक के तौर पे मिल जाता है। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने। आपके पॉइंट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अगर गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं तो उनके इश्यूज भी पता लगते हैं, हमारे इश्यूज भी पता लगते हैं। इससे जो बॉन्ड है बीच का वो और थोड़ा सही हो जाता है, एंड जो बीच का वो गैप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, यानी जो गैप होता है कम हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ता है। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन तुषार का भी व्यू पॉइंट, लेकिन उससे पहले आपके पास आना चाहूंगा। माई गव नाम की जो ऐप आती है, वेबसाइट लॉन्च करती है सरकार, ओपिनियन लेती है। बजट मेकिंग में भी प्रोसेस के अंदर सरकार ओपिनियन ले रही है लोगों से कि कैसा बजट आप लोग चाहते हैं वैसा बनाया जाए। ट्विटर पे लगातार मंत्रालय एक्टिव हैं। क्या ये हम एक गवर्नेंस की दिशा में, एक अच्छी गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस चीज को अगर हम एनालाइज करें तो निश्चित रूप से देखिए, यदि हम देश को एक एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो गवर्नेंस की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा और सिटीजन्स की भागीदारी गवर्नेंस में सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया का नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयोग है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इसमें सभी हमारे यूथ जो है वो इसको मानते भी हैं। न केवल आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने सभी मिनिस्ट्रीज को जनता के लिए खोला, जो अब तक बहुत एक तरह से मिस्ट्री में श्राउडेड रहती थी चीजें और सामने नहीं आती थी। और गवर्नेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज क्रिएशन के लिए, उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जहां पर भी क्लोज गवर्नमेंट्स होंगी, एंटरप्राइज क्रिएशन वहां पर संभव नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे देश में तो ये बहुत ही आवश्यक था। और अभी चूंकि रिफॉर्म्स बहुत सारे होने हैं, तो जैसा अभी मेरे युवा साथी ने कहा कि सरकार को ये पता लगता है कि जनता की तकलीफ कहां है और उसी एरिया में रिफॉर्म्स के लिए जा सकते हैं। तुषार, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? मेरा जहां तक मानना है कि गवर्नमेंट वर्सेस जो जनता होती है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो पहले तक, जब तक इंटरनेट एक्टिव नहीं था, जब तक, तो एक मीडिया होती थी जो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट सुनती थी और जनता तक वो लेके जाती थी, लेकिन जनता क्या कहती थी वो गवर्नमेंट तक वापस नहीं पहुंच पाता था। तो इसमें मोदी सरकार की जो पहल रही है कि सारी मिनिस्ट्रीज को और सारी योजनाओं को जनता से जोड़ा है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल सरकार के साथ साथ एक टाइम का भी है कि अब इंटरनेट सबके लिए एक्सेसिबल है
और जनता की आवाज वापस, अगर मान के चलो हर पॉइंट को शायद हो सकता है मिनिस्टर ना सुनता हो, लेकिन आप जब कलेक्टिवली किसी एक पॉइंट को आप अपना ओपिनियन क्रिएट करते हो कि लाइक आजकल बहुत सारे आपके कैंपेन चलते हैं कि दिस हैज टू बी डन, सो लाइक फेसबुक ने जब नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर अपना पॉइंट डाला और सारी जनता ने जब उसको नकार दिया तो सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। तो ये एक जो ये डेमोक्रेसी हमारे विचारों में मतलब जो हमें एक मिली है, वो इसमें मोदी सरकार का बहुत अच्छी एक पहल रही है। और रेलवे मिनिस्ट्री का जो रोज हम देखने को पढ़ते हैं वो ट्विटर के माध्यम से, ये कि अदरवाइज पहले कौन सुनता था, आप एक एप्लीकेशन लेके जब किसी स्टेशन पे जाओगे, जब कोई आपको हेल्प करेगा, जब तक तो एवरीथिंग हैज गॉन। सो सेम वे व्हेन ए न्यू स्टार्टअप, न्यू एंटरप्रेन्योर, न्यू पीपल वांटेड टू इंटरेक्ट विद द राइट पीपल, वांट टू गेट द राइट हेल्प, they can interact through these social media channels, and the people, those who need to respond, they are also aware that somebody is asking me 10 times and I have not replied, so it has also been observed. जहां हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो एक एलिटिस्ट मीडियम है अभी भी, वो पेनिट्रेशन। दूसरी बात, जो कंटेंट है मेजरली मीडिया में या सोशल मीडिया पे, वो उस लैंग्वेज में है जो हमारी देश की सारी जनता नहीं समझ सकती। तो उस तरह के कंटेंट का आना इतना जरूरी है कि वो हर तरह के, हर तबके के लोग समझ सकें। हर चीज का एक टाइम होता है, और आई थिंक एक किसी भी चीज की शुरुआत होने के लिए शुरुआत होना बहुत जरूरी होता है। धीरे 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 जब वो पेनिट्रेट होती है, उसकी जरूरतें निकल के आती हैं, समाज के हर तबके में वो पहुंचती है। लेकिन इम्पोर्टेंट और अप्रिशिएट करने वाली बात है कि शुरुआत तो हो गई कम से कम। देश 60 साल की आजादी के बाद एटलीस्ट हम लोग, और जो बाहर के जो नेशंस हैं, ग्लोबलाइज जो वर्ल्ड है, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनके कहीं ना कहीं हम पास तो आए, शुरुआत तो हुई। एक स्कीम आई थी सांसद ग्रामीण योजना, जिसके अकॉर्डिंग हर एमपी 2-2 गांव, मतलब 2-2 विलेजेस लेगा और उसे डेवलप करेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा विलेज डेवलप हो रहा है अभी? मैं स्टार्टिंग में जानना चाहता हूँ, आप जानना चाहते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? ठीक है, शायद ये योजना शुरू हो चुकी है और हर एमपी गोद ले चुका है गांव को और जिसको डेवलपमेंट का काम चल रहा है। लेकिन कई सारे यहाँ पे सवाल आए हैं, आपके पास आना चाहूंगा। कई लोग ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से पहुंचे? आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, काफी इंपैक्ट दिख रहा है। एक मैम ने काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया इन्होंने, कि जो हमारी जो डिजिटल एक डिवाइड देखने को मिल रहा है वो इस समय पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक इनिशिएटिव और मोदी गवर्नमेंट का ये था कि उन्होंने तमाम लैंग्वेजेस को भी सहमति दे दी कि तमाम लैंग्वेजेस भी आप जो कंटेंट के लिहाज से वो आप ऑनलाइन की जाएंगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी? बिकॉज ग्रास रूट लेवल तक ये पॉलिसी जब तक नहीं पहुंचती है, जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, जो मेरे युवा साथी ने भी यहाँ उठाया सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक तरह का डिजिटल डिवाइड देश में डेवलप हो रहा है। देश में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में एक तरह से है। तो इसको कैसे किया जाए? उसके लिए ही जहां पर मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन से रिलेटेड प्रोग्राम लेके आई, उसी तरह का एक बहुत ही व्यापक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसको डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं, आपसे भी जानते। डिजिटल इंडिया का एक्चुअली मेन उद्देश्य ही वही है जो समस्या आपने उठाई कि डिजिटल डिवाइड को कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहली चीज तो डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी एक्सेस टू ब्रॉडबैंड। तो एक्सेस टू ब्रॉडबैंड मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर देश के सभी पंचायतों तक वो पहुंच जाएगी, तो वो उसका एक तरह से काफी कम होगा। दूसरा, मोबाइल का पेनिट्रेशन। आज इंटरनेट लगभग 70%, 75% इंटरनेट का जो एक्सेस है वो कंप्यूटर से नहीं है, वो मोबाइल से है। और मोबाइल लगभग सभी के पास है। आप यदि चाय वाले और सब्जी वाले के पास भी जाएंगे, वहां पर भी आपको व्हाट्सएप का यूज मिल जाएगा, जो एक तरह से इंटरनेट का एक इस्तेमाल है। बिल्कुल। तो एक तो प्रयास वो उस डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें कंटेंट को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, उसका प्रयास चल रहा है। वो भी डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है। मैं दूसरे हिस्से पे आऊंगा, जो मेरे साथी ने सवाल उठाया, बहुत स्पेसिफिक सवाल है स्टार्टअप इंडिया को लेकर कि स्टार्टअप इंडिया है क्या, और जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड भी है। स्टार्टअप इंडिया बेसिकली यह है कि यदि आपके पास कोई आइडिया है, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में, और आप उसे ट्राई आउट करना चाहते हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो लिस्ट किया गया। आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाइए तो वहां पर एक लिस्ट मिलेगी आपको इंस्टीट्यूशंस की। वहां पर उसके साथ में आप कनेक्ट होकर अपने उस आइडिया को ट्राई आउट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको स्पेस मिलेगा, इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, एसी मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी। और जब आप एक नई चीज डेवलप करते हैं, नया आइडिया है, उसको पेटेंट करते हैं, उसका 80% फीस आपको रिम्बर्स हो जाएगा, यानी उसका छूट मिल जाएगी। उसके साथ साथ उस आइडिया को ट्राई करने के लिए जो वेंचर कैपिटल है, उसकी उपलब्धता
इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कराई गई है। आइडिया सिर्फ इतना है कि जो आइडियाज हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में ही न रहें, आइडियाज ट्राई आउट हों, और 100 आइडिया हम ट्राई करते हैं, उसमें से 80 फेल होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो 20 सफल हों, मैं कहता हूं 2 भी सफल हों, तो वो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई व्हाट्सएप बन जाए, कोई अमेजॉन बन जाए, तो वो अकेली ही एक इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुषार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया था कि स्टार्टअप सिखाया क्यों नहीं जाता है, यानी कि करिकुलम में पहले से क्यों नहीं होता। स्किल की भी लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कोरिया जैसे देश के अंदर 96% के आसपास लोग स्किल्ड हैं, वहां पे यूके यूएस की तरफ जाएं तो वहां पे 70 से 80% लोग स्किल हैं। भारत में आंकड़ा केवल 3% के आसपास का रह जाता है जो स्किल्ड हमारे पास मैन पावर इस समय पर है। ऐसे में लगता है कि इन स्टूडेंट्स को जो स्कूल लेवल पर हैं या फिर अब ग्रेजुएशन लेवल के अंदर हैं, वहीं पे स्किल की शिक्षा भी देनी चाहिए, और ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है स्किल इंडिया का, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके लिए। देखिए, जहां तक हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया में ITI होती हैं और होती भी थी, और लाइक काफी सारे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। देखिए क्या होता है कि एक एजुकेशन सिस्टम का एक पैटर्न होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। एक समय की जरूरत के हिसाब से, आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से टाइम चेंज होता है, उसके हिसाब से एजुकेशन। जो अभी आई थिंक दिस इज अ गुड, वेरी गुड टाइम फॉर इंडिया, यू नो, एवरी लाइक लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैज कम। सो आई थिंक इन स्किल डेवलपमेंट सेक्टर ऑल्सो देयर लॉट ऑफ इनिशिएटिव हैज कम। सो in my particular trade, when we look for, you know, skilled carpenters or painters, there is no, you know, as such academy or as a school where you can get the skilled, you know, people. But if you go outside, in US, there is special academy for carpenters, there is special academy for, you know, and that is a graduation course. This is not a कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है कि जहां पे आपने सिर्फ एक कारपेंटरी सीख ली। हमारे यहाँ कारपेंटर को वो अर्निंग हो सकता है उसकी एक इंजीनियर से बेहतर हो, लेकिन उसकी कोई समाज में एक स्थान नहीं है, एक उसकी स्किल का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। सो ये जो चेंज है ना, वो बेसिकली एक जो जैसे रिसोर्स यूज करने वाली बात आई है। आज इंडिया में बहुत सारा जॉब वर्क है, बहुत सारी नई कंपनियां आई हैं, बहुत सारा जो मेक इन इंडिया की वजह से जब बहुत सारी कंपनियां आके अपना सेक्टर डेवलप करेंगी, उनको स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये जो अभी जो टाइम स्टार्ट हुआ है, मेरे हिसाब से काफी कुछ चेंज होना है। और जो बात मैंने आपको पहले बोली थी कि स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, और जब हम ये सारी बातें करते हैं तो इसका जो बहुत मेजर जो इफेक्ट आपको जो नजर आएगा कि ये बातें गांव तक जाके होने लगी हैं। मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, तो वहां अब लोग समझने लगे कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, अमेजन कैसे लोग मतलब एक नई कंपनी बना सकते हैं, कम रिसोर्सेज में आप कैसे अपना एक वेंचर लगा सकते हैं, क्या उसकी। सो ये बहुत सारी जो रिस्क उससे रिलेटेड थी, उनका प्रधानमंत्री जी ने काफी अच्छा तो यानी कि ग्रास रूट लेवल तक भी पहुंच रहा है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, एक तरह देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पर भी चीजें पहुंच रही हैं, सिस्टम डेवलप हो रहा है, माहौल डेवलप हो रहा है, माहौल डेवलप हो रहा है, उम्मीद लोगों में आ रही है। Let me add to what Tushar has said. You know, when you're talking about skill का डायरेक्ट ताल्लुक किसी भी इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी या एडवांसमेंट की स्टेज से होता है। आपने कोरिया का एग्जांपल दिया, कोरिया एक बहुत ही एडवांस इकोनॉमी है, जापान एक बहुत ही एडवांस इकोनॉमी है, जर्मन बहुत एडवांस है। जितनी इकोनॉमी एडवांस होगी उतना ही स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत होगी, जितना गरीब होगी उतने ही कम स्किल की जरूरत होगी। तो ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये एक और स्किल, ये सब एक दूसरे से मिली जुली चीजें हैं। यदि एक चीज मेक इन इंडिया बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो आपको स्पेशलाइज्ड स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, इन से भी पूछना चाहूंगा, कितने लोग ये मानते हैं आप लोगों में से कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर लीजिए फिर देखिए कि लाइफ में करना क्या है, बजाय कि जो दूसरे देशों में होता है, आपका जो आपका टेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आप उसी स्किल को डेवलप कीजिए। क्या ये होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई जा रही है वो लगातार आप पढ़ते चले जाइए? होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। जब हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम ऐसा करते कि 10वीं के बाद आपकी स्किल से रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज आपके स्कूल्स में स्टार्ट किए जाएं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास कोई मींस नहीं है हायर एजुकेशन लेने के लिए। सर ने अभी ITI को मेंशन किया, कितने ITIs हैं हमारे स्कूल, हमारी कंट्री के अंदर। दिल्ली को ले लीजिए, आई डोंट नो, आई थिंक 10, 15, 20 होंगे। पूरा मुल्क पड़ा है, पूरी देश पड़ा है। यदि स्कूल्स के अंदर आपके इस तरीके के वोकेशनल कोर्सेज होंगे, पेंटर्स का है या इलेक्ट्रिशियन है या जो भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो कम से कम 12वीं करके वो लोग अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आधी प्रॉब्लम हमारी
सॉल्व हो जाएगी छोटे तबके के लिए। चलिए, और कोई पॉइंट ऐड? जी बताइए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बाहर की यूनिवर्सिटीज जैसे येल है वो ओपन लर्निंग कोर्सेज फ्री में भी दे रही है। अगर हम डिजिटल इंडिया से अगर इसको कनेक्ट करें तो अगर हम किसी तरह से पेनिट्रेशन डिजिटल इंडिया का बढ़ा सके, डिजिटलाइजेशन कर सके, तो हो सकता है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है जो एजुकेशन से रिलेटेड, उसको हम ओवरकम करके हम अपना एजुकेशन या लिटरेसी रेट भी कुछ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपने एक अच्छा सुझाव भी दिया। और कोई पॉइंट यहाँ से? जी बताइए। जो हमारा जो सीसीई सिस्टम है जिसे हम 10th क्लास तक फॉलो करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, पर जो 11th-12th में जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें हमारा सारा एक्सपोजर चले जाते हैं जो हमें जरूरी है स्किल के लिए। ठीक है, यानी कि जो चीज आपको सीखनी है उसी को सीखें, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, उस तरफ से भी एक पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, आप काफी समय से हाथ उठा रहे हैं, बताइए। Ji sir, in support, in addition to what ma'am has already said, this system of teaching the vocational studies from the school level itself was something which was even conceived by Chakravarti Rajagopalachari. The thing is, sir, at the childhood stage, a person is able to grasp many more skills when what can be done at an old age. That's basically the reason why we say there is a generation gap. My father cannot use my apps or mobiles in the same way as I can. Agreed. So this thing, if it's taught right from the school stage, that's much more effective. So the input-output efficiency is much more there than establishing a new skill training center. यानी कि बचपन से ही वो स्किल या वो तालीम क्यों ना दी जाए। आखिरी थोड़ा ही समय रह गया हमारे पास में, एक लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे, आपसे शुरू कर देते हैं। आपके पास तमाम सवाल आए, आप खुद ही इसका कंक्लूड कर दीजिए, कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बिल्कुल सही जगह पर है कि कैसे यूथ को एम्पावर करें और उसको उसके लिए फैसिलिटेट करें कि वो न खुद अपना रोजगार क्रिएट करे बल्कि 2 और 4 आदमियों को रोजगार दे सके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंटरप्राइज क्रिएशन। और साथ साथ जो आज यहाँ पर भी सामने आए सुझाव, ये सभी चीजें, इन पर बहुत चर्चा चल रही है। जहां तक स्किल का सवाल है कि कैसे एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ा जाए, कैसे शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए, इस पर बहुत काफी चर्चा है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में इसका कोई भी सेटल्ड मॉडल नहीं है। हर सोसाइटी ने अपने अपने डिफरेंट समय पर एक नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जर्मनी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग को उन्होंने एजुकेशन के साथ जोड़ा। आज वहां पर भी बदलाव आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम थोड़ा ओपन डायरेक्शन से, ओपन दिमाग से इसको सोचने की जरूरत है। जो एजुकेशन पॉलिसी में अभी चर्चा चल रही है उसमें इस पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। और मैं साथ साथ ये भी ऐड कर दूं कि IITIs बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले सिर्फ 3-3.5 हजार प्राइवेट गवर्नमेंट की IITIs होती थी, अब 10,000 से ज्यादा प्राइवेट IITIs खुल चुकी हैं। और जो चाहे प्राइवेट IITI खोल सकता है, उसके लिए बहुत ही सिंपल भी है आज। और ये स्कूल्स और कॉलेज को भी एम्पावर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट IITIs खोल ले। तुषार, आपके पास आना चाहेंगे, बताइए। तो देखिए, पर्टिकुलरली जहाँ स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि राइट फ्रॉम द स्कूल डेज लाइक वी कैन, सो एक बड़ा प्रैक्टिकल सा इसके ऊपर मेरा एक सजेशन है कि जब हम मेडिकल साइंसेज में बायोलॉजी जब 11th क्लास में लेते हैं या मैथ साइंस हम लेते हैं, तो एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के हिसाब से लेते हैं। हर बच्चा उस टाइम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है। इवन अगर पेरेंट्स या बच्चों के अपने लेवल पे अपनी पोटेंशियल का एवेल्यूएशन राइट टाइम हो कि वी आर नॉट कैपेबल टू बी इंजीनियर, लेट्स स्टार्ट बीइंग अ फोरमैन और सम स्पेशलाइज काइंड ऑफ डिप्लोमा होल्डर, तो उस टाइम पे वो आप उस टाइम पे एक IITI में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, 5 या 6 साल पहले ट्राई करते हैं इंजीनियर बनने के लिए। जब हम नहीं बनते हैं तो फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम वहां पे भी नहीं बनते तो फिर हम नीचे आते हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे ट्राइड टू बिकम डॉक्टर, दे 2-3 अटेम्प्ट किए, डॉक्टर नहीं बने। फिर वो कंपाउंडर के लिए ट्राई किया, फिर कंपाउंडर भी नहीं बने। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो नर्स की ट्रेनिंग जो स्मॉल जो उसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं। सो वो जो एक एवेल्यूशन प्रोसेस है, सेल्फ एवेल्यूशन प्रोसेस है, जो पेरेंट्स की जो गाइड होती है, जो आपके टीचर्स की जो गाइड होती है, अगर वो ढंग से हो जाए उसी टाइम पर आपको अपना सेल्फ एवेल्यूशन अगर आप कर लो तो आपका जो टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है। देखिए, गवर्नमेंट को कोसने से बहुत ज्यादा काम नहीं चलता। कोई भी गवर्नमेंट जो आज की डेट में मैं जो मानता हूं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए एक स्टूडेंट
जो एक बात मेरे को जो समझ में आती है कि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। आज से पहले जो पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्या किया, मैं उसके ऊपर कमेंट करने की बजाय ये बोलूंगा कि 2 साल में हर आदमी आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट के लिए बात करता है, मेक इन इंडिया के लिए बात करता है, एफडीआई। कितने बच्चों को, हमारे टाइम में हमें नहीं पता था एफडीआई का मतलब क्या होता है, बट आज 12वीं का बच्चा भी कहता है कि एफडीआई बहुत भारत में आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। सो इस गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो फैक्टर है, दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, दे आर क्रिएटिंग होप, दे आर क्रिएटिंग टूल्स। सो पहले आपको पता होता था कि आईटीआई है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे ये नहीं पता होता था। अब ये गवर्नमेंट आपको आईटीआई तक पहुंचने का रास्ता बता रही है। माहौल है, इकोसिस्टम भी आ चुका है। चलिए, ट्रांसपेरेंसी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। चलिए, जेननेक्स को अभी यहाँ कंक्लूड करने का समय आ गया। आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहूंगा, आप शो पर आए और तमाम जो हमारी जो जनता जनार्दन है, जो युवा जनता जनार्दन है, इनकी उलझनों को और इनके सवालों को लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ही। और जनता जनार्दन, आपका भी शुक्रिया करूंगा, आपने सवाल पूछे, आपने अपनी मन की बात इस पटल पर रखी। तो कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि पिछले 2 साल के अंदर एक माहौल बना है, एक इकोसिस्टम बना है। अब पहले जो लोग नहीं जानते थे, एक अवेयरनेस भी अब क्रिएट हुई है इन 2 सालों के अंदर। यानी 2 साल मोदी सरकार के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हुई है, ग्रास रूट लेवल तक चीजें पहुंच रही हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी मुहिम से तो जाहिर तौर पर युवाओं को फायदा हो ही रहा है, लेकिन जो जनधन जैसी योजना है या डिजिटल इंडिया जैसी योजना है, इनसे लोग एम्पावर हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेसिस पर या फिर डिजिटल बेसिस पर। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। चलिए, तो आज के इस जेननेक्स के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।